हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और मैं आज इस वीडियो में पूरे मौर्य वंश को कवर करने वाला हूँ। मैं आपको मगध डायनेस्टी पढ़ा चुका हूँ जिसका अंतिम शासक था नंद, धनानंद, और इसके पहले मैं सिकंदर पढ़ा चुका हूँ। तो चलते हैं मौर्य वंश के ऊपर। इसकी स्थापना करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सहायता से करेंगे। तो ये बातें याद रखनी है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठते हैं। तो चलते हैं, जिक्र करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। कहा जाता है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक से और लड़ेंगे, वो सिकंदर का स्थल सेनापति होगा, सेल्यूकस निकेटर। तो कहा जाता है मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होगा, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाएगा। और पराजित होने के उपरांत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र प्रदान करेगा। वो 4 क्षेत्र होते हैं हेरात, कंधार, काबुल और मकरान। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री होती है जिसका नाम है हेलेना। हेलेना का विवाह मौर्य के साथ कर दिया जाएगा। मौर्य इससे प्रसन्न होकर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान स्वरूप देते हैं। और ये 500 हाथी हमारे बिहार राज्य के दक्षिण में जो झारखंड राज्य है वहां से ये हाथी गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 2 बातें याद रखनी है। ये नंद वंश के अंतिम शासक नंद को हरा देंगे और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। सहायता करेंगे चाणक्य साहब, जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये सेल्यूकस निकेटर जो हमारा सिकंदर का स्थल सेनापति था, उनसे भी लड़ेंगे और सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाएंगे। सेल्यूकस निकेटर पराजित होने के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक मेगास्थनीज नामक राजदूत को भेजते हैं। तो ये राजदूत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लिखने वाले हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ऐसा राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाएंगे और 7 वर्षों तक रहेंगे। और मेगास्थनीज एक पुस्तक भी लिखेंगे, इंडिका। और इंडिका में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के आर्थिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक बातों का जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ मेगास्थनीज वो व्यक्ति है जो पाटलिपुत्र को पोलिमोगोर्था कहा गया है। मेगास्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है हमारा, उसे पोलिमोगोर्था कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये बातें भी याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, 7 वर्षों तक रहा, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक बातों का जिक्र किया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ये बातें याद रखनी है। अब जैन धर्म के अनुयायी थे, ये कैसे प्रमाण चलता है, पता चलता है। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे हमारे, वो जीवित रहते हुए अपने पुत्र जो हमारे होते हैं बिंदुसार, अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंप देंगे और चले जाएंगे श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला अगर हम मैप में देखें तो श्रवणबेलगोला इस एरिया में था। और ये एरिया हमारा है कर्नाटका का। कर्नाटका चले जाएंगे और श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त बस्ती बसाएंगे चंद्रगिरी पर्वत पर। और सल्लेखना विधि, कहा जाता है कि जैन धर्म में एक विधि है सल्लेखना विधि, जिसके जरिए इसमें यह प्रक्रिया होती है कि जो व्यक्ति अपने प्राण को त्यागना चाहता है वो भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों को त्याग सकता है। और यही सल्लेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राणों को त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य से एक लास्ट पॉइंट ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फर्स्ट जैन संगति का आयोजन हुआ था। और ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन संगति का प्रथम आयोजन हुआ था मौर्य वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, पटना में। और इसके अध्यक्ष हमारे जो थे वो थे स्थूलभद्र।
बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जैन धर्म की वीडियो में, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, श्वेतांबर और दिगंबर। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होगा, अध्यक्ष स्थूलभद्र होंगे और पाटलिपुत्र में आयोजित की जाएगी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो हमारा होता है वो 322 बीसी में ये गद्दी पर बैठेंगे और 298 बीसी में इनकी देहांत हो जाएगी। अब इनके बाद इनका पुत्र गद्दी हासिल करेगा और पुत्र जो होगा वो होगा हमारा बिंदुसार। तो हम बिंदुसार के ऊपर जिक्र कर ले। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, अमित्रघात। और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। कहा जाता है जब बिंदुसार गद्दी पर बैठा तो बिंदुसार का राज्य विस्तार लगभग पूरे भारत को के अलावा अफगानिस्तान, जो हमारा सेल्यूकस निकेटर ऑलरेडी दे चुका है चंद्रगुप्त मौर्य को, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, वो सारा एरिया बिंदुसार के क्षेत्र में था। उसी के समय पाकिस्तान में एक जगह होता है तक्षशिला। तक्षशिला में बिंदुसार के समय विद्रोह होगा और विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अशोक और अशोक के चचेरे भाई सुसीम, ये दोनों को भेजेंगे तक्षशिला कि आप जाओ तक्षशिला और तक्षशिला में विद्रोह शांत कीजिए। ये तक्षशिला जाते हैं दोनों भाई मिलकर और तक्षशिला में विद्रोह को शांत करके आते हैं। बिंदुसार के दरबार में एक और राजदूत आता है और ये होता है एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम जो है वो अपना एक ये ईरान का व्यक्ति है और ये अपना एक राजदूत भेजेगा और राजदूत के रूप में भेजेगा डायनेकस को। और जब डायनेकस आएगा बिंदुसार के दरबार में तो डायनेकस से बिंदुसार कुछ बातें बोलते हैं कि जाइए और एंटियोकस प्रथम को बोलिएगा कि हमारा मौर्य वंश का शासक बिंदुसार अपने बारे में बोल रहे हैं कि आप उनको बोलिएगा कि बिंदुसार आपसे मदिरा, खजूर और एक दार्शनिक मांगे हैं। ऐसा बात बिंदुसार बोलते हैं डायनेकस को। डायनेकस जाते हैं, एंटियोकस प्रथम को बोल दिया जाता है। एंटियोकस प्रथम मदिरा दे देंगे बिंदुसार को, खजूर दे देंगे बिंदुसार को, लेकिन कहा जाता है दार्शनिक नहीं भेज पाते हैं वो। तो ये बात याद रखना है कि ये हमारा जो है डायनेकस एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। यहाँ पे भी एक राजदूत है और मौर्य वंश में भी हमारा मेगस्थनीज राजदूत था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, बिंदुसार का जो हमारा कार्यकाल होगा वो 298 ईस्वी में गद्दी पर बैठेंगे और 273 बीसी तक ये गद्दी पर रहेंगे। और 273 बीसी में अब हमारे आ जाएंगे अशोक साहब। अशोक, आपको पता है अशोक आते हैं 273 बीसी में, लेकिन यहां समस्या है, अशोक शिलालेख जारी करते, ये सबको पता होगा। खैर हम वो बात बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं अशोक के। अशोक 273 ईस्वी में बैठते हैं गद्दी पर, परंतु इनका वास्तविक राज्याभिषेक होगा 269 बीसी में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। तो ये 4 साल का पीरियड है, ये इन्हीं में इनका जाता है। और अशोक की गद्दी के बैठने के 8 साल के बाद यानी 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होगा। और कहा जाता है कलिंग के युद्ध में इतनी ज्यादा मृत्यु हुई थी, इतनी ज्यादा लोग मरे थे कि अशोक रक्त को देखकर उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लेंगे। भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लेंगे। अब ये धम्म घोष और भेरी घोष क्या है? भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति के जरिए, युद्ध के द्वारा दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाना। धम्म घोष के जरिए प्रार्थना करके और विनती करके दूसरे राज्य को अपने राज्य में आने का न्योता देना। तो अशोक भेरी घोष को छोड़ देंगे और धम्म घोष को अपना लेंगे। कहा जाता है इनका मन इतना विचलित हो गया था कि इनके दादाजी जैन धर्म के थे, लेकिन ये उपगुप्त से दीक्षा लेते हैं और उपगुप्त इनको दीक्षित कर देंगे और ये बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। उपगुप्त इनको दीक्षा देंगे, ये बौद्ध धर्म के एक पुजारी है और इनको दीक्षा देंगे और ये अशोक जो है वो बौद्ध धर्म अपना लेंगे।
और अशोक के शासनकाल में आप याद रखिएगा तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में होगा और यह होगा 251 बीसी में। अच्छा, ये हुआ क्या था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ये बात याद रखना है। और पाटलिपुत्र मेरा वर्तमान पटना को बोलते हैं, स्थान था पाटलिपुत्र, और मेरा अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तीसरे थे। मोगलीपुत्र तीसरे साहब थे। मोगलीपुत्र तीसरे ने एक पुस्तक लिखी है मेघदूतम, ठीक है। कहा जाता है तीसरी बौद्ध संगति के उपरांत मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा मेघदूतम लिखा जाता है। खैर ये बातें नहीं। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में होगा, राजा अशोक होंगे, पाटलिपुत्र में होगा, मोगलीपुत्र अध्यक्ष होंगे और ईस्वी चल रहा होगा 251 बीसी। ठीक, अशोक के शासनकाल में भी तक्षशिला में विद्रोह होगा और तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक भेजेंगे कुणाल को, और कुणाल जो है वो अशोक का बेटा है। कुणाल जो है वो अशोक का बेटा है। कुणाल जाता है तक्षशिला में विद्रोह को शांत करके आता है, और कहा जाता है कि अशोक श्रीलंका भेजे थे और श्रीलंका भेजे थे अपनी पुत्री और पुत्र को। पुत्री थी इनकी संघमित्रा और पुत्र था महेंद्र। कहा जाता है कि महेंद्र और संघमित्रा को अशोक भेजेंगे श्रीलंका कि आप जाइए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो ये सारी सिनेरियो अशोक की थी। अशोक शिलालेख जारी करेंगे 14 शिलालेख। कहा जाता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये बातें याद रखनी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। कहा जाता है कि जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति था जो 1873 ईस्वी में, जेम्स प्रिसेप ये वैसा व्यक्ति है जो 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफल हुआ था। और अशोक का शिलालेख प्राकृत भाषा, पाली भाषा, खरोष्टी लिपि, ये सारे भाषाओं में लिखी जाती थी, ठीक है। तो अशोक मेरा कवर हो गया। अशोक के बाद बैठेंगे गद्दी पर इनका पोता दशरथ। कहा जाता है अशोक और दशरथ, ये दशरथ जो है अशोक का पौत्र है, पोता, वो था दशरथ। कहा जाता है कि जो दशरथ है और अशोक दोनों ने मिलकर बाबर की गुफाओं में आजीविकों के रहने के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। अशोक और राजा दशरथ गया में एक जगह है बराबर, और बराबर में पहाड़ी है, और ये पहाड़ी में गुफा जो है वो गुफा का निर्माण करवाया था अशोक और राजा दशरथ दोनों ने मिलकर आजीविकों के रहने के लिए। ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना जैन धर्म से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ना हिंदू धर्म से। क्वेश्चन आया है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसके लिए करवाया था? आजीविकों के रहने के लिए। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा राजप्रसाद के बारे में। तो पाटलिपुत्र से राजप्रसाद मिला है। पाटलिपुत्र यानी पटना, पटना से एक राजप्रसाद मिला है। और कहा जाता है ऐसा कि जो राजप्रसाद है वो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य सम्राट के समय बनाया गया होगा, जो 80 खंभों वाला, 80 पिलरों वाला एक राजप्रसाद है। जो ये पिलर है ये पत्थर के बने थे और इनका जो छत था ये लकड़ी का बना था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बातें हो गई। अब लास्ट बात ये है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बस बृहदत्त, ये बातें याद रखनी है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। जाते जाते मैं कुछ और बातें बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का टैक्स स्लैब अगर हम देखें तो टैक्स स्लैब 1/4 से लेके 1/6 था। राजकीय चिन्ह के बारे में बात करें तो राजकीय चिन्ह मौर्य वंश का था मोर। और अगर शिक्षा का केंद्र देखें तो शिक्षा का, उच्च शिक्षा का केंद्र था हमारा तक्षशिला, जहां बार बार विद्रोह हो रहा था। अशोक सुसेन भी गया, अशोक का बेटा कुणाल भी गया। तो ये बातें याद रखनी है। अब कुछ बातें और चाणक्य से। अगर साहित्य स्रोत का बात करता हूं मैं, साहित्य स्रोत, तो साहित्य स्रोत में मैं मेगास्थनीज के बारे में जिक्र कर चुका हूं कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। इंडिका में मौर्य साम्राज्य के आर्थिक, सामाजिक,
बातों पे चर्चा की गई है। अब मैं साहित्य स्रोत में बात करूंगा चाणक्य के ऊपर। चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य व्यवस्था किस तरीके से था। तो ये चाणक्य के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और ये मंत्री हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मंत्री चाणक्य थे, बिंदुसार के समय भी मंत्री चाणक्य थे, लेकिन कुछ समय के बाद बिंदुसार इनको हटा देता है और इनके जगह पे खल्लाट को बनाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। जाते जाते एज यूजुअल दो क्वेश्चन में आपको देता जा रहा हूं, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना। पहला क्वेश्चन कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में जो गुफा बनाया था वो गुफा किस लिए था, यानी अशोक ने किस लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया। और दूसरा, मेघास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। आई होप ये दोनों आंसर का क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कमेंट में, और मैं सबका कमेंट एज यूजुअल पढ़ता ही हूं। ठीक है, अगर आपका ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए 1 बाय 1 वीडियो लाता रहूं। मैं पूरे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इवन आपको रीजनिंग और मैथ्स भी पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप धैर्य रखो, कंप्लीट करो। अगर आपको कोई भी किसी भी एग्जाम से लेकर कोई भी इशू आ रहा हो, कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, फिर कल मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।